हेलो दोस्तों, मधुर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार से पहले हमने वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि क्लासें लगभग हमने 16-17 क्लासें डाल रखी है। वो अच्छी तरह हमने उदाहरण सहित पूरी की है। तो हम आज वाक्य विचार है उसको अच्छी तरह समझते हुए पढ़ेंगे। देखिए, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। कि वक्ता, बोलने वाला क्या कहलाएगा? वक्ता। और सुनने वाला क्या कहलाएगा? श्रोता। तो बोलने वाला जो होता है उसके अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले जो शब्द समूह होते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। कि किसी के द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है उस जो बोल रहा है उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले जो शब्द समूह होते हैं उन शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और इसके साथ ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। भाई, वाक्य की भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जैसे क है, ख है, ये क्या है? वर्ण है। ए, आ, ये सब क्या है? वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण। अब इन वर्णों के सार्थक समूह, जैसे मान लो क, मैं और ल, तीन वर्ण है। तीनों को जब हमने एक किया, एक जगह इनको किया, तो यह एक सार्थक शब्द निकल कर आया। क्या? कमल। वैसे ही रमन, अमन, ये सभी शब्द क्या आएंगे? सार्थक होंगे। तो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। भाई, जो भी सार्थक समूह होंगे उन सार्थक शब्दों को हम क्या कहेंगे? वर्ण। सॉरी, एक मिनट, शब्द कहेंगे ना आगे। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। देखिए दोस्तों, जो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो कहलाता है वाक्य। अब जैसे मान लो कि हमने एक वाक्य है, रमेश खेल रहा है। तो ये सार्थक क्रम है कि रमेश खेल रहा है। लेकिन जैसे इसके क्रम को बदल दिया जाए, जैसे खेल रहा है रमेश, खेल रहा है रमेश, या फिर खेल रहा है, वो खेल रहा रमेश है। तो इसका जो सार्थक क्रम जब हम इसका बदल देंगे तो उसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी है। विभा छत के ऊपर खड़ी है। तो क्रम बदलने पर छत है विभा के ऊपर खड़ी। एक तो विभा छत के ऊपर खड़ी है, तो विभा तो छत के ऊपर खड़ी रह सकती है, लेकिन जैसे इसका क्रम हमने परिवर्तन कर दिया, आगे पीछे कर दिए, तो आगे पीछे क्रम करने से तो क्या आ गया? छत है विभा के ऊपर खड़ी। कि कभी भी छत होती है वो किसी व्यक्ति या के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। तो क्रम बदलने पर इसका क्या हो गया? अभिप्राय ही बदल गया। तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। कि शब्द होंगे और शब्द भी कैसे होने चाहिए? सार्थक। और उन्हीं का जो समूह होता है उन समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सीधी सी बात है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों के क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। देखिए आगे, अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य। अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य। देखो, अगर हम किसी को अपना किसी बात का अर्थ समझाना चाहेंगे तो अर्थ का संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण जो इकाई होती है वो कहलाती है वाक्य। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूही वाक्य। संरचना की दृष्टि से देखें तो पदों के सार्थक समूह ही वाक्य हैं या वाक्य होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया हमने वाक्य, शब्द और वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, इनका सार्थक समूह होता है। तो वहाँ तक वो पूरे। अब आएंगे वाक्य के अंग, कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला हो गया अपना उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो हम पहले इस उद्देश्य को समझेंगे। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है?
उद्देश्य, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कि वाक्य जो जब हमने कोई वाक्य बनाया उस वाक्य में जिसके संबंध में यानी जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। भाई वाक्य में हम जिसके संबंध में किसके संबंध में कहेंगे, भाई कोई कर्ता होगा उसके संबंध में कहेंगे ना। जैसे देखो, दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं, तो वाक्य में जिसके संबंध में, अब किसके संबंध में कहा, दादाजी के संबंध में, कि दादाजी ने क्या की, पूजा की, लड़के खेल रहे हैं, खेल कौन रहा है, लड़के, तो ये हो गए कर्ता। क्या हो गए, कर्ता। तो कर्ता ही क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कर्ता ही क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो वाक्य में जब भी जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। और वाक्य में कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। दूसरा है विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता, उद्देश्य कर्ता होता है, तो उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है। भाई कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है, सामान्य रूप से कर्ता के बारे में वाक्य में क्या बताया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। वह विधेय होता है जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है, तो ये तो हो गए अपने उद्देश्य। नाचना, नाच रहा है और दूध पी रहा है, ये होगा इसका विधेय। तो सीधी सी बात है, उद्देश्य कर्ता के संबंध में, उद्देश्य या कर्ता के संबंध में, ये उद्देश्य और कर्ता हो गए। इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है कि मोर नाच रहा है, उद्देश्य क्या कर रहा है, नाचने का काम कर रहा है, तो जो नाच रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका विधेय हो जाएगा। बालक उद्देश्य और कर्ता है और दूध पी रहा है, ये क्या हो जाएगा, विधेय। तो सीधी सी है कि उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब अगला टॉपिक, इसमें वाक्य के भेद। वाक्य के वाक्य के अंग हमने अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। अब है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद पढ़ेंगे, वाक्य के कितने भेद होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। देखिए, क्रिया, अर्थ, रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद और उनके प्रभेद किए गए हैं। देखो, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद और उनके भी प्रभेद तथा उनके भी उपभेद किए गए हैं। किसके आधार पर, क्रिया, अर्थ और रचना के आधार पर। पहला है क्रिया के आधार पर। देखिए, तीनों आधार पर किए हैं, क्रिया के आधार पर किए और अर्थ के आधार पर किए और रचना के आधार पर किए, और उनके भेद भी किए हैं और भेदों को भी क्या किए हैं, प्रभेद यानी उपभेद भी इसमें बताए गए हैं। तो आज हम पहला पढ़ेंगे, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कि जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, कि जब वाक्य में क्रिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है, सीधा कर्ता से होता है। कर्ता कौन होता है, कार्य का करने वाला। और वह क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, सीधा कर्ता से होता है। और क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता किसके अनुसार होते हैं, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं या काम में लिए जाते हैं, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। एक बार वापस देख लो इसकी परिभाषा, कि जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है और क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, काम में लिए जाते हैं, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है। दोनों वाक्य एक जैसे हैं, दोनों वाक्य एक जैसे हैं। सीता और अनुष्क क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया, और ये हो गई इनकी क्रियाएं, क्या हो गई, क्रियाएं। तो अब जो क्रिया के जो लिंग वचन है, क्रिया की जो क्या है, लिंग वचन है, वो किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे। देखिए, सीता गाना गा रही है, ना कि गा रहा है।
अनुष्क गाना गा रहा है ना कि गा रही है। तो सीधा सा इसमें यह है कि कर्ता का जो संबंध होता है, वह जो कर्ता होता है उसका जो क्रिया का जो लिंग वचन, अब गाना गा रही है, गाना गा रही, तो क्रिया का जो लिंग वचन वो समान है, यानी गाना गा रहे भी नहीं है, गाना गा रहा भी नहीं है। भाई यहाँ पर बहुवचन भी नहीं है, क्रिया एक वचन की, तो सब काम एक वचन का हो रहा है, कर्ता एक वचन का। तो और अगर बहुवचन का हो तो बहुवचन के हिसाब से वाक्य होगा। तो यहाँ पर एक वचन का है तो गाना गा रही है, तो कौन गा रही है? सीता। तो सीता क्या है? लिंग, स्त्रीलिंग, क्रिया भी वैसी ही होगी। अनुष्क पुल्लिंग, तो क्रिया भी किसकी होगी? पुल्लिंग की, एक वचन है, और ये सभी किसके अनुसार है? कारक के अनुसार आ रही। तो जब वाक्य में क्रिया का संबंध कहाँ से हो? सीधा कर्ता से हो, और क्रिया के लिंग वचन और कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वहाँ उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा है क्रमवाच्य, कि जब वाक्य में क्रम को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है, कि जब वाक्य में क्रम को केंद्र में रखकर यानी मुख्य रखा जाता है और फिर कथन किया जाता है, तथा कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है। वाक्य में क्रम को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है, ये रख दिया, कथन कर दिया। कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है। कर्ता को किस में बदल दिया जाता है? कर्ण कारक में बदल दिया जाता है। इससे पहले हमने कारक पढ़े हैं। कारक में कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म कर्ण से के द्वारा, तो देखिए उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे सरिया द्वारा खेल खेला गया, से के द्वारा, ये कर्ता किस में बदल दिया हमने? कर्ण कारक में बदल दिया, और कर्म को क्या कर दिया? केंद्र मान लिया। क्या मान लिया? केंद्र मान लिया। तो सरिया के द्वारा क्या खेला गया? खेल। अयन के द्वारा क्या पिया गया? दूध। तो वाक्य में कर्म को मान लिया, इसका केंद्र मान लिया, जो कर्ता है उसको किस में बदल दिया? कर्ण कारक में बदल दिया, वहां होता है क्रमवाच्य। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में देखिए कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता व क्रम के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहा जाता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता व क्रम के अनुसार, ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही क्रम के अनुसार। देखो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, क्रमवाच्य में क्रम के अनुसार, और भाववाच्य में देखिए ना तो कर्ता के अनुसार हो रही है ना ही क्रम के अनुसार हो रही है। तो किसके अनुसार हो रही है? वो भाव के अनुसार। किसके? भाव के अनुसार वो क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें हमेशा असमर्थता का भाव होता है। इसका असमर्थता का भाव होता है। असमर्थता मतलब नहीं का प्रयोग अधिकतर हमें उसमें मिलता है। जैसे सगुन से पढ़ा नहीं जाता, सगुन से पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें कर्ता का भी और कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर किसके अनुसार हो रही है? भाव के अनुसार। कि सगुन से क्या नहीं होता? पढ़ा नहीं जाता, अक्षता से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों में असमर्थता का भाव हो रहा है, असमर्थता का भाव हो रहा है। तो पढ़ा नहीं जाता, अक्षता से भी पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और कर्म के अनुसार भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो परिवर्तन किसके अनुसार आ रहा है? भाव के अनुसार। भाव के अनुसार इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो दोस्तों, भाववाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर किसके अनुसार होती है? भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। उसमें हमेशा इसमें हमेशा असमर्थता का भाव होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे सगुन से पढ़ा नहीं जाता, अक्षता से पढ़ा नहीं जाता, या खेला नहीं जाता, व्रत से चला नहीं जाता। तो इसमें जहाँ पर नहीं जाता या असमर्थता का भाव आए, वहाँ पर भाववाच्य होता है। दोस्तों, यहाँ आज हम क्रिया के आधार पर जो 3 भेद पढ़े हैं, तो आशा करता हूँ कि अच्छी तरह आपके समझ में आए होंगे। हमने वाक्य क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, शब्द, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, और वाक्य के भेद में हमने केवल क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य को पढ़ा है।
कल हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।